students, welcome to the Utkarsh Academy. Students, in this video we will discuss about the topic that is respiration. Okay, so firstly we will understand that what is respiration, then we will discuss about the respiratory system in human, that is human respiratory system, and we will discuss about the respiration in plant. So we just need to understand that what is respiration. Generally people believe, or generally students believe, that the respiration, that means breathe in and breathe out of the oxygen and carbon dioxide, but this is not true. Respiration doesn't mean that the gaseous exchange. No, respiration, that means gaseous exchange will involve, okay, gaseous exchange with the utilization of the energy, that is called respiration. क्लियर? हमने सांस लिया और उसके बाद उस ऑक्सीजन का जो यूटिलाइजेशन होगा वहाँ तक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन बोलते हैं. तो रिस्पायरेशन में पहला पार्ट क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, दैट इज ब्रीदिंग, कि हमने सांस लिया, हमने सांस छोड़ा. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ओके, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, हमने सांस लिया और हमने सांस छोड़ा. फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज. सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट इज द सेलुलर रिस्पायरेशन. व्हाट इज सेलुलर रिस्पायरेशन? तो जो एनर्जी जो ऑक्सीजन हमने लिया, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज भी तो किया जाएगा. हमने फूड लिया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद उससे क्या हुआ? उसे हमने अब्जॉर्ब किया. अब्जॉर्ब करने में हमें क्या मिला? ग्लूकोज मिला. क्या मिला? ग्लूकोज मिला, दैट इज C6H12O6. और ग्लूकोज मिलने के बाद ग्लूकोज जो है वो किससे कंबाइन कर गया? ऑक्सीजन से कंबाइन कर गया. और ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाया? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, प्लस क्या बनाया? एनर्जी बनाया, और क्या बनाया? वाटर बनाया. जनरली हम इस चीज़ को जानते हैं, है ना. यहाँ पे आप अगर देखें तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन कर रहा है. एनर्जी एक्चुअली में ऑक्सीजन के कारण बन रही है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या यहाँ पे ये एनर्जी प्रिपेयर कर पाता? तो हमारे हिसाब से तो नहीं कर पाता, है ना. हाँ, हो सकता है कम करे, ज़्यादा करे, क्या नहीं, आगे पढ़ेंगे हम लोग. तो ग्लूकोज यहाँ ऑक्सीजन से कंबाइन किया एंड देन कंबाइन करने के बाद एनर्जी प्रिपेयर किया. तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो एडिंग ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडेशन. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडेशन हेयर. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के बाद जो है वो ग्लूकोज से एनर्जी का प्रिपरेशन सेल में हो जाता है. हम जानते हैं हमारी फंडामेंटल यूनिट क्या है? हमारी फंडामेंटल यूनिट सेल है. और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है उसमें जो आर्टरी है, आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के हर एक सेल या टिश्यू तक तो पहुंच गया, ठीक है. और साथ साथ में जो ग्लूकोज है वो भी पहुंचा हुआ है. एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन हुआ, और एसिमिलेशन के बाद बॉडी के हर एक सेल एंड टिश्यू तक वो पहुंच गया, ठीक है. अच्छा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों तो वहाँ पे प्रेजेंट है, एंड देन अब वहाँ पे उस सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, और उसके बाद सेल के पास क्या होगी? एनर्जी की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है. नाउ अब देखो, दो तरह के रेस्पिरेशन है. फर्स्ट विच इज कॉल्ड एरोबिक एंड द सेकेंड दैट इज कॉल्ड एनारोबिक. सिंपली हम जानते हैं जिसमें जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो दैट इज कॉल्ड एरोबिक, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो दैट इज कॉल्ड व्हाट? एनारोबिक. सो द रिस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, respiration or cellular respiration take place in the presence of oxygen, that is called aerobic, and the cellular respiration which take place in the absence of oxygen, that is called anaerobic. Or the preparation of energy in the presence of oxygen, that is called aerobic, or the preparation of energy in the absence of oxygen, that is called what? Anaerobic. Simply we can also speak aerobic, that is the complete oxidation, or anaerobic, that is partial oxidation. Okay, clear? Now I have written few difference here. Take place in the presence of oxygen, that is called aerobic, as I told you now, and take place in the absence of oxygen, that is called anaerobic. Clear? अब देखो, अब मैं आपको इस चीज़ को ज़रा आगे बताता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. देखो, मैं आपको ज़रा एनर्जी की प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ कि एनर्जी प्रिपरेशन एक्चुअली में होता कैसे. फर्स्ट केस मैंने यहाँ पे जो लिया हुआ है, ये केस है एरोबिक का. किसका? एरोबिक रिस्पिरेशन. देखो बच्चों, एरोबिक रिस्पिरेशन जनरली हम जानते हैं ऑक्सीडेशन और द कंप्लीट ऑक्सीडेशन और द प्रिपरेशन ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना. नाउ सबसे पहले हमने क्या लिया? ग्लूकोज लिया. मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं थोड़ा ऊपर मिटा देता हूं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं.
ये है अपना सेल, ठीक है, ये अपना सेल और ये है सेल का न्यूक्लियस। और हम जानते हैं कि जनरली सेल के अंदर एक जेली लाइक सबस्टांस भरा होता है पूरे सेल में, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म दो कैटेगरी में बटा हुआ है, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दो कैटेगरी में, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे अपना क्या है, न्यूक्लियस, एंड द जेली लाइक सबस्टांस विच इज इनसाइड द न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड द जेली लाइक सबस्टांस विच इज आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और इधर वाला, ये जो बीच वाले पार्ट में जो यहाँ जेली लाइक सबस्टांस भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? बेसिकली ये प्रोटीन का बना होता है एंड फ्यू कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स देयर, ओके। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, अब यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन इंटर करेगा, है ना, और साथ साथ में क्या इंटर करेगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पे इंटर करके, आपको पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल तो वही है, तो एनर्जी प्रिपरेशन तो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन है और अभी सेल में क्या पहुंचा हुआ, ग्लूकोज। अब मैं आपको बता दूं, जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कि क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो क्या करता है, एनर्जी का प्रिपरेशन करता है, बट ये डायरेक्ट इतना आसानी से नहीं होता है, ठीक है, इतने आसानी से डायरेक्टली ये नहीं होता है। हुआ अपना ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में इंटर करेगा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, तो आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे जो जेली लाइक सबस्टांस है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ER। तो बेसिकली यहाँ पे जब ग्लूकोज इंटर करेगा, ठीक है, तो जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में इंटर होता है तो क्या होता है, व्हेन द ग्लूकोज इंटर्स इन द साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में, तो ये टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, दैट इज कॉल्ड पायरुविक एसिड। आप इसे पायरुवेट या पायरुविक एसिड कह सकते हैं। तो ये ग्लूकोज जब जैसे ही साइटोप्लाज्म में इंटर किया, ये एक सबस्टांस में 2 मोल्स में टूट जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C3H4O3, ठीक है, C3H4O3, उसके 2 मोल्स, मैंने प्लस में यहाँ पे 2 बार लिखा है, दैट मीन्स इसके 2 मोल्स में वो क्या होता है, टूट जाता है। तो अभी ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में टूट गया। और इसी प्रोसेस को अगर मैं आपको बता दूं तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ओके, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट और कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट और स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो फर्स्टली क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जैसे ही इंटर किया वो टूट गया पायरुविक एसिड में, कितने मोल्स में, 2 मोल्स में, एंड द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, ग्लाइकोलाइसिस। इसी को हम यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। नाउ अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, यहाँ पे जो पायरुविक एसिड बना, अब ये क्या करेगा, कहाँ इंटर करेगा, विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अब वो जो पायरुविक एसिड है वो इंटर करेगा जहाँ ऑलरेडी क्या था, ऑक्सीजन था, मीन्स ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट है, और इंटर किया क्या, पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड इंटर कर गया और वहाँ पे क्या है, ऑलरेडी ऑक्सीजन है, ठीक है। सो इन माइटोकॉन्ड्रिया दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन माइटोकॉन्ड्रिया दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे अब क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में वो इंटर करेगा और O2 के प्रेजेंस में क्या होगा, ये टूट जाएगा, मुझे यहाँ पे O2 लिखना चाहिए था बट ध्यान से उठेगा, ये टूट जाएगा 38 ATP में, दैट इज 38 ATP। ATP हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्म है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये ADP होता है, बट इसमें जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है वो PO4 3- एक और अटैच हो जाता है उसमें, इसके कारण से ये क्या होता है, ADP से एक और ऐड होके डाई+1 दैट इज ट्राई, तो ATP बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये 38 ATP एनर्जी को प्रिपेयर करता है। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हम जानते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, ठीक है। नाउ ये तो था एरोबिक रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, या जो भी क्या करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन करेंगे उनमें, क्लियर।
समझ में आई बात। और इसी को क्रेब्स साइकिल के भी नाम से हम जानते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं अबाउट द एनारोबिक रिस्पायरेशन, अबाउट एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन। ठीक है, देखो एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में ही मैं सेकंड केस ले लेता हूँ, जैसे आप बहुत तेज़ भागते हैं जब, ठीक है, हमारे मसल्स जो है उनमें क्रैम्प आ जाते हैं। क्रैम्प का मतलब क्या होता है, बहुत बार दर्द होना स्टार्ट हो जाता है मसल्स में, दौड़ते दौड़ते पेन हो जाता है ना मसल में। तो एक्चुअली में वो पेन आता कैसे है, जनरली मैं आपको बता दूँ कि बहुत बार जब हम तेज़ भाग रहे होते हैं तो उस समय हम बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत हैवी होती है एनर्जी की। और बॉडी की अगर रिक्वायरमेंट हैवी होगी एनर्जी की, तो भले ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, अगर ऑक्सीजन नहीं आएगा रैपिडली, बहुत तेज़ी से उतने अमाउंट में अगर ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाएगा, तो क्या हम 38 ATP एनर्जी प्रिपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। 38 मॉलिक्यूल्स में, मोल्स में हम एनर्जी का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में एनारोबिक रिस्पायरेशन हो जाता है और हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और साथ साथ में 2 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी जो है वो बन जाता है, जिसके कारण से उस लैक्टिक एसिड के कारण से हमारे मसल्स में जो वो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ जैसे मैंने यहाँ पे लिया ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म, है ना। देखो सेल के पास बाबू समझना कि ये है अपना न्यूक्लियस, ये सेल, ये साइटोप्लाज्म। सेल में तो भैया ग्लूकोज इंटर करेगा तो वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। सेल में जब ग्लूकोज इंटर करेगा तो ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही, और ग्लाइकोलाइसिस जब होगा तो वो पायरुविक एसिड का प्रिपरेशन कर देगा। तो यहाँ तक तो सब में कॉमन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, सब में कॉमन है, ग्लाइकोलाइसिस सब में होगा। बट ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन तो है नहीं, तो साइटोप्लाज्म में ही क्या हो जाएगा, वो जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज टूट जाएगा, और टूटने के बाद इन द मसल्स वो क्या करेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण वो 2 ATP एनर्जी का प्रिपरेशन करेगा, लेकिन साथ में एक एसिड को प्रिपेयर करेगा, दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड, एंड इसी के कारण से हमारे मसल्स में क्या होते हैं, क्रैम्प आ जाते हैं। क्लियर नाउ, और इस पूरे प्रोसेस को भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। नाउ थर्ड केस में ले रहा हूँ, ईस्ट वाला। समझना, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता दूँ, जैसे आप मार्केट से ईस्ट खरीद लें, ठीक है, और मान लो हमारे पास 3 बीकर है, ठीक है, कितने बीकर हैं, 3 बीकर हैं, सॉरी 4 बीकर ले लेते हैं। फिगर पे ना जाए, शब्दों पे जाएं, ठीक है। नाउ फर्स्ट बीकर में मैं 3 ग्राम शुगर लेता हूँ, सिंपली समझ लो शुगर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें शुगर प्लस वाटर है, ठीक है, क्लियर, फर्स्ट वाले केस में। सेकंड वाले केस में अब मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, शुगर प्लस वाटर प्लस ईस्ट है, क्लियर। थर्ड वाले में ईस्ट है प्लस वाटर है, एंड फोर्थ वाले में भी शुगर प्लस वाटर प्लस ईस्ट है। समझना, इन चारों के ऊपर मैंने क्या किया, बलून लगा दिया। क्लियर, क्या लगा दिया, बलून, सेम शेप साइज का बलून मैंने इसमें लगाया हुआ है, ताकि आगे जाके कोई सस्पेंस ना क्रिएट हो। ठीक है, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर प्लस ईस्ट, ईस्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर प्लस ईस्ट। अब बोलोगे सर ये वाला और ये वाला तो सेम है, तो अलग अलग लेने की जरूरत क्यों पड़ी। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है ना, इसको बॉईल कर देंगे, सबको मिलाने के बाद बढ़िया से इसको क्या करेंगे, बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब इस सॉल्यूशन को हम बॉईल करेंगे, उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर देंगे। फर्स्टली हमने क्या किया, इसे बॉईल किया, देन रूम टेम्परेचर पे हमने इसे ठंडा कर दिया। अब इन चारों बीकर को मैं अगले 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, अब जहाँ पे चूंकि बलून लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अब जो भी केस होगा वो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का केस बनेगा। तो अब हम देखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो इनमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, अब क्यों, कैसे, ज़रा हम इस चीज़ को समझते हैं। इसमें तो सिर्फ शुगर एंड वाटर है ना, और ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन तो है नहीं, तो विल रिमेन सेम, नो चेंजेस विल अकर है ना। अब यहाँ पे शुगर प्लस वाटर प्लस ईस्ट तो था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या क्या थी कि ये बॉइल्ड था।
तो जो इसका बिहेवियर है वो बिहेवियर यहाँ पे इसका डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ईस्ट प्लस वाटर तो ऐसे ही अपने बिहेवियर को शो नहीं करेगा। तो हमने जो शुगर प्लस वाटर प्लस ईस्ट लिया हुआ है, इस शुगर प्लस वाटर प्लस ईस्ट में एक्चुअली में होता क्या है कि हमने ग्लूकोज लिया, साइटोप्लाज्म में इंटर करने के बाद वो ग्लूकोज जो है वो ऑलरेडी क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा किस चीज़ का, ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज नहीं, पायरुविक एसिड का प्रिपरेशन करेगा। कितने मॉलिक्यूल्स में, 2 मोल्स में, ठीक है। तो यहाँ से साइटोप्लाज्म में ये क्या हुआ, ग्लूकोज ऑलरेडी ग्लाइकोलाइसिस करके पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ईस्ट, अब ईस्ट में क्या हुआ, ये जैसे ही ईस्ट में लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण क्या करेगा, इथेनॉल का प्रिपरेशन करेगा। इसका इथेनॉल का प्रिपरेशन करेगा। इसे जीमोलॉजी के नाम से भी हम जानते हैं। फर्मेंटेशन के ऊपर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जीमोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। इसे अल्कोहल फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इथेनॉल का प्रिपरेशन करेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण से ये जो है बलून ये ऊपर उठता हुआ नजर आएगा। और साथ साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ये क्या करेगा, 2 मोल एनर्जी का प्रिपरेशन करेगा, दैट इज 2 ATP। क्लियर, 2 ATP एनर्जी का प्रिपरेशन ये करेगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा केस जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे रिस्पायरेशन इन एनिमल्स के ऊपर। रिस्पायरेशन इन एनिमल्स में 3 तरह के ऑर्गन्स है जिसके जरिए रिस्पायरेशन एनिमल्स में होता है, ट्रैकिया, गिल्स और लंग्स, ठीक है। कुछ एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं जिन्हें एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, एम्फीबियंस हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है। तो ट्रैकिया जो है ये एक फाइन ट्यूब स्ट्रक्चर्स होता है जो पूरी बॉडी के ऊपर होता है, जिसके जरिए जो छोटे इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। दिस इज अ स्पेशल ऑर्गन, ठीक है। नाउ गिल्स, तो ये जो है ये एक्वाटिक एनिमल्स में, मछलियों में जनरली, है ना, फिश में पाया जाता है, जो क्या करते हैं ये डिजॉल्व्ड गैसेस को लेते हैं। वाटर में जो डिजॉल्व्ड गैसेस है उन गैसेस को ये क्या करते हैं, गिल्स के जरिए लेते हैं। अब हम बात करेंगे लंग्स के बारे में, दैट इज ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके जरिए क्या होता है, ह्यूमन रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपको एक बगल में फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। फर्स्टली है नॉस्ट्रिल्स, नसल पासेस, नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोलस, एल्वियोली एंड देन द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ध्यान रखना कि जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लेना, नसल कैविटी या नॉस्ट्रिल्स, नसल कैविटी, यह है नसल पासेस, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स, यहाँ मान लो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद ये 2 ब्रांच में बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकी, ठीक है, दिस इज लंग्स। और उसके बाद ये अंदर बहुत सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियोलस, ठीक है, जिसमें एल्वियोली है, क्लियर। और इस एल्वियोली के ऊपर ब्लड कैपिलरीज होता है, क्लियर। देखो जब हम सांस लेते हैं तो एयर इधर से इंटर कर रहा होता है। अच्छा, हमारे नाक में कोई स्पेसिफिक यहाँ पे टेक्नोलॉजी या ऑर्गन नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को लेगा, नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन को भी हम, या जो भी गैसेस प्रेजेंट है उन सारे गैसेस को हम यहाँ पे इंटेक करते हैं। तो यहाँ से सांस लिया हमने तो नॉस्ट्रिल्स के जरिए क्या हुआ, एयर जो है वो इंटर किया। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे नोज़ में क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, साथ साथ में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। और इस नाक में यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज भी है जो इसके अराउंड रन कर रहा होता है। ध्यान रखना कि जो ये जो नोज है, इस नोज में क्या होता है कि जो हेयर है वो क्या करते हैं, वो जो फाइन पार्टिकल्स, जो एयर के साथ फाइन पार्टिकल्स नाक में इंटर कर रहा है, उस फाइन पार्टिकल्स को रोकने का काम करते हैं, सेपरेट करते हैं। पहला तो ये, दूसरा इसमें जो म्यूकस प्रेजेंट है वो म्यूकस क्या करता है, वो एयर को मॉइस्टेंड करने का काम करता है। और इसमें जो ब्लड कैपिलरी जिसके अराउंड रन करता है वो उस एयर को वार्म करने का काम करता है। तो बेसिकली ये जो म्यूकस मैं आपको कह रहा हूँ, ध्यान रखना, म्यूकस सिर्फ यहीं पे सिर्फ नॉस्ट्रिल्स में नहीं होता, ये आगे फेरिंग्स, लैरिंग्स से लेकर ब्रोंकी से लेकर ब्रोंकियोलस तक ये आके पूरा का पूरा भरा पड़ा होता है, ठीक है। और उसका काम क्या है, और पूरे इस नोज़ में, ठीक है, ये जो नसल कैविटी अपना फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया है, इसमें पूरे में क्या होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था पैरामीशियम वाले में, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सीलिया एंड फ्लैजेला टेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो क्या करता है, बेसिकली वो एक एडिशनल फिल्टर के तौर पे यहाँ पे काम करता है।
तो इस तरीके से जो है वो एयर फिल्टर होकर हमारे लंग्स में इंटर कर जाता है। अब देखो अब एक चीज़ समझना कि जब भी हम सांस ले रहे होंगे तो उसमें क्या होगा, लंग्स की जो साइज़ है वो इंक्रीज करेगी, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, लंग्स का बढ़ेगा। और जो यहाँ पे डायफ्राम है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है, कि ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, थोरासिक कैविटी। क्या बोलते हैं, थोरासिक कैविटी। और इसके नीचे वाले को अब्डोमिनल और उसके नीचे वाले को पेल्विक कैविटी बोलते हैं ना। तो जो थोरासिक कैविटी है इसको चेस्ट कैविटी भी कहा जाता है। उस टाइम पे मतलब जब भी हम सांस ले रहे होते हैं उस टाइम पे यहाँ पे जो डायफ्राम है जो सेपरेट करता है थोरासिक और अब्डोमिनल कैविटी को, ये डायफ्राम यहाँ पे फ्लैट हो जाता है, बट जब भी हम सांस छोड़ रहे होते हैं उस टाइम पे ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है। नाउ अब ये जो अपना ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया जो यहाँ पे है, मान लो ये वाला पार्ट जो है ट्रैकिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर अभी एक फिगर आपको नजर आएगा, उस फिगर को आप देखें और समझें। ट्रैकिया के ऊपर जो है कार्टिलेजेस लगे हुए हैं जिनको हम सॉफ्ट बोन्स कहते हैं। ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेजेस लगे हुए हैं जिनको हम सॉफ्ट बोन्स बोलते हैं, जो रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, ठीक है। नाउ वो जो रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर कार्टिलेजेस हैं वो बेसिकली करते क्या है, तो वो हेल्प करते हैं या प्रिवेंट करते हैं कि जो लंग्स वो जो पाइप है वो कोलैप्स ना कर जाए। और वो जो रिंग्स लाइक कार्टिलेजेस जो हैं वो सिर्फ ट्रैकिया में नहीं है, ट्रैकिया के बाद वो ब्रोंकियोलस तक पूरे के पूरे बने हुए हैं, ठीक है। तो वो जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस हैं वो बेसिकली रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस का काम क्या है कि वो क्या करते हैं, पाइप को कोलैप्स होने से रोकते हैं। क्लियर? क्योंकि जब भी मान लो ड्राई हो जाएगा ऐसे केसेस में अगर वो कोलैप्स कर जाएगा तो सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, सफोकेशन होगा, सफोकेशन के कारण क्या हो सकता है, इंसान डेथ कर सकता है, ठीक है। और अब देखो, अब लैरिंग्स की हम बात करें तो लैरिंग्स वो रीजन है जहाँ पे क्या होता है, फूड पाइप और वाइंड पाइप एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। और वहीं पे उसी ओपनिंग को या लीडिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस, ठीक है। उसके लीडिंग पार्ट को, किसके लीडिंग पार्ट को, तो वाइंड पाइप के लीडिंग पार्ट को ग्लोटिस कहा जाता है। क्लियर? और वो जो लीडिंग पार्ट है, वो लीडिंग पार्ट क्या करता है, तो उसके ऊपर एक लीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ढक्कन बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस का काम क्या है, तो वो बेसिकली प्रिवेंशन का काम करता है। उसे क्या करता है, कवर करता है। जब भी फूड इंटर करता है ना हमारे माउथ में, तो जब भी हम खाना खा रहे होते हैं, जब हम खाना को बेसिकली निगल रहे होते हैं, ठीक है, तो जब भी हम खाने को क्या करते हैं, निगल रहे होते हैं, उस टाइम पे जो है वो एपिग्लोटिस क्या करता है, वाइंड पाइप को ढक देता है। आप नोटिस करना उस टाइम पे आप सांस नहीं ले रहे होते हैं। क्लियर? इस चीज़ को ध्यान में रखना। नाउ दो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इनहेलेशन जिसे इंस्पिरेशन बोलते हैं और दूसरा एक्सहेलेशन जिसे हम एक्सपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। इनहेलेशन दैट इज ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड्स। अभी मैंने बताया था कि जब भी हम सांस लेंगे हमारा जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, जिसे हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। एक्सहेलेशन के टाइम पे जब सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। नाउ रिब्स लिफ्ट अप। देखो ये जो हमारा लंग्स है इसके ऊपर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव बोन्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिब केज। अब देखो ये जो रिब केज है, ये रिब केज क्या होता है, ये क्या करता है, तो ये लंग्स या इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, जैसा हार्ट भी बीच में है, उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो उस टाइम पे जब हम सांस ले रहे होते हैं उस टाइम पे जो रिब्स है वो लिफ्ट कर जाता है ऊपर की ओर, जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं उस टाइम पे वो जो लिफ्ट है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। अभी मैंने आपको बताया था कि डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इसमें डायफ्राम जो है वो डोम शेप मतलब गुंबद के आकार में हो जाएगा, ठीक है। व्हेन एयर एंटर्स द लंग्स वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज। हम जानते हैं इस चीज़ को। और जब भी सांस हम छोड़ेंगे तो लंग्स का जो वॉल्यूम मतलब जो ऑक्यूपाइंग स्पेस है, जो जगह घेर रहा है या जो साइज हो रही है, वो धीरे धीरे घटेगी और बढ़ेगी कब, जब हम सांस लेंगे, घटेगी कब, जब हम सांस छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो रिस्पायरेशन इन मैं प्लांट्स की बात करूँ, देखो प्लांट्स में जिस तरीके से हमारे में गैसेस एक्सचेंज होता है, प्लांट्स में भी गैसेस एक्सचेंज होता है। और जब प्लांट्स में भी गैसेस एक्सचेंज होता है तो उनमें क्या होता है, उनमें स्टोमेटा के जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है। जिस तरीके से हमारे में पूरा का पूरा एक ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम बना हुआ है, उनमें स्टोमेटा के जरिए क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जो उनका बार्क है, जो उनका स्टेम है, उनमें जो बार्क है उनमें टेंटिकल्स होते हैं जिसके जरिए भी वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन। और रूट्स के भी जरिए बाय प्रोसेस डिफ्यूजन वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर।